फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारे जियोग्राफर्स का हम अध्ययन करेंगे। तो ये संभव है कि जो मैं आपको स्लाइड में रिटन मैटर दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ जो मैं बताऊँ वहाँ पे वो ना लिखी रहे, ऐसा हो सकता है। तो ये मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो आपको बताया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और उसको नोट करते रहिए। और जो स्लाइड्स में दिखाया गया है, लिखी हुई चीज़ें, वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन जो ऑडियो है, जो सुनने वाली चीज़ें हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि कभी कभी बताने के दौरान बहुत चीज़ें बता दिया जाता है और वो हो सकता है स्लाइड पे ना हो, इसीलिए जो बताया जा रहा है उस पर भी फोकस करिए। और स्लाइड पे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें लिखी दी हैं। मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम लोगों का टॉपिक है फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। इसमें हम लोग जो हमारे इम्पॉर्टेंट फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में आपको याद होगा कि हम लोगों ने जर्मन स्कूल ऑफ थॉट की स्टडी की थी। जो हमारे जर्मनी के इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं उनकी हम लोगों ने स्टडी की थी। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग का फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है उसके विषय में। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली फ्रांस में जियोग्राफी की शुरुआत कैसी हुई। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जियोग्राफर्स की स्टडी कर लेते हैं लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। 1870-71 में फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ। प्रशा आपको पता होगा, मैंने एक जगह पे बताया भी है एक वीडियो में, और यहाँ पर भी मैं आपको प्रशा का मैप दिखा दे रहा हूँ। प्रशा जो था, वर्तमान समय में बहुत सारे देश हमारे यूरोप के हैं, उन सभी को मिला के एक जो पूरा एरिया था उसको हम बोलते थे प्रशा। फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ, फ्रांस की हार हो गई। और जब फ्रांस की हार हो गई तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी सोच विचार में पड़ गई। तो फिर उनका ध्यान गया साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की ओर। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं हम जानते ही हैं, हमारे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और फिर आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस एट्सेट्रा, ये सारी हमारी कंट्रीज़ हैं। साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट, वहाँ ध्यान गया जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, और उनको लगा कि हम यहाँ पे उपनिवेश अपने स्थापित करें। और उपनिवेशों की खोज करने के लिए भूगोलवेत्ता जो लोग थे, जो जियोग्राफर्स लोग थे, उनका काम फिर बढ़ गया। और धीरे धीरे यहीं से कह सकते हैं कि भूगोल विषय धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक तरह के तरीके से कह सकते हैं स्टार्टिंग होने लगी। स्टार्टिंग तो खैर रही ही होगी, ऐसा नहीं है कि भूगोल विषय रहा ही नहीं होगा, भूगोल विषय रहा होगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो लोग थोड़ा और जागरूक हुए, भूगोलवेत्ताओं को थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलने लगी और ज़्यादा स्टडीज़ होने लगी। तो इसलिए जो हम लोगों का फ्रांस का भूगोल है उसमें जो फ्रांस और प्रशा का युद्ध 1870-1871 वाला जो युद्ध है उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि युद्ध जब फ्रांस हार गया तो उपनिवेश स्थापित करने के लिए भूगोलवेत्ताओं का सहारा लेना पड़ा, भूगोलवेत्ताओं की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि भूगोलवेत्ताओं को हर क्षेत्र का नॉलेज होता है। और विभिन्न अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसकी टीचिंग भी होने लगी। तो कहीं ना कहीं फ्रांस और प्रशा युद्ध ने भूगोल की स्टार्टिंग तो हो चुकी थी, बट उसको एक कह सकते हैं बूस्टअप दिया, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े लेवल पे उसको प्रसारित करने का काम किया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने बेसिक चीज़ देख ली है और अब हम लोग देखते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हमें जियोग्राफर्स मिलते हैं। पहला जो हमारा नाम है वो है एलिसी रेक्लस। एलिसी रेक्लस दोस्तों बहुत सारी बुक्स में हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं भी स्टार्टिंग में इनको नहीं शामिल करने वाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग मैंने इनसे इसलिए की क्योंकि फ्रांस के आरंभिक भूगोलवेत्ताओं की जब बात होती है जिन्होंने स्टार्टिंग की, तो उसमें एलिसी रेक्लस का नाम आता है। ब्लाश, ब्रूंश, डिमांजिया ये लोग बाद के हैं, ठीक है। पहला जो नाम आता है जब भी फ्रांस के भूगोल की बात होती है तो वो नाम आता है एलिसी रेक्लस महोदय का। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि एलिसी रेक्लस फ्रांस के कह सकते हैं प्रारंभिक भूगोलवेत्ता माने जाते हैं और ये कभी भी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहे। ये राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे और इसी कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा।
तो ये कभी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहा। आप नॉर्मल सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति काफ़ी विद्वान जो कि ये नॉर्मल बुक्स लिखते थे और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, लेकिन ये कभी भी कहीं प्रोफेसर नहीं रहे, कहीं भी इन्होंने टीचिंग नहीं की। ये चीज़ इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। और जर्मनी का जब हम भूगोल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने सभी भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपको बताया था कि कौन कहाँ कहाँ प्रोफेसर था। इनके बारे में ये कहीं प्रोफेसर नहीं थे और इन्होंने बुक्स लिखी हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। आप बुक्स की लिस्ट देख ही रहे हैं। इसमें ला टेरी एक फिजिकल जियोग्राफी की बुक है। इसके पश्चात विश्व का नवीन भूगोल नावल जियोग्राफी यूनिवर्सल, ये 1875 से 1894 तक इसका प्रकाशन हुआ। इसके पश्चात पृथ्वी और उसके निवासी ला होमे एटला टेरे। फ्रेंड्स, कहीं कहीं जब आप इन बुक्स को सर्च करेंगे तो इन बुक्स के आपको काफ़ी फ्रेंच नाम मिलेंगे, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ्रेंच नाम के साथ ही साथ जो इसका हिंदी नाम है वो भी लिखा हुआ है। और ये हालांकि उनकी जब मृत्यु हो गई 1830 में जन्म हुआ था, 1905 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके कुछ साल बाद 3 साल पश्चात 1908 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि ये राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे और ये कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहे। और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होने के कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। और इनकी ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ये इनका इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं और ये संभववाद के समर्थक माने जाते हैं। बेसिकली हमारे जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, जो हमारी संभववाद वाली विचारधारा है वो एक फ्रेंच विचारधारा है। और जितने भी हमारे ऑलमोस्ट फ्रांस के हमारे जियोग्राफर्स मिलेंगे वो संभववाद के हमें समर्थक मिलेंगे। और खैर आगे चल के तो ब्लाश महोदय प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उस विचारधारा को कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए इनके बारे में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में एक लाइन हम और लिख सकते हैं कि यद्यपि ये कहीं बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहे और इस प्रकार रेगलस का प्रत्यक्ष प्रभाव तो उतना नहीं पड़ पाया, लेकिन इनका जो योगदान था वो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये इन्होंने बुक्स लिखी और ये स्टार्टिंग करने का काम इन्होंने किया। तो वही चीज़ है कि स्टार्टिंग अब क्रिकेट में ही अगर आप देख लीजिए, हो सकता है कि आज हम इतने बड़े बड़े बैट्समैन को देख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग किसी ने की होगी तो उसको भी याद रखा जाता है कि हाँ इंडिया के फर्स्ट कैप्टन ये थे, ये पहली बार इन्होंने बाहर इंडिया को एक मैच जिताया था, तो उन लोग को भी याद रखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि बहुत बड़ा इन्होंने कोई ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन इनको हम इसलिए याद रखते हैं कि ये पहले थे, इन्होंने एक तरीके से फ्रांस में जियोग्राफी की स्टार्टिंग की। तो इनके बारे में है वाइडर लीला ब्लाश, कहीं कहीं विडार लीला ब्लाश भी लिखा होता है। ये पूरे के पूरे फ्रांस के जियोग्राफी में सबसे बड़े भूगोलवेत्ता हैं ब्लाश महोदय। और ब्लाश महोदय जब भी फ्रांस के भूगोल की बात आती है तो इनका नाम लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये संभववाद के जो हमारा विचार है उसके जन्मदाता हैं और इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक बेसिकली 2 विद्वानों को माना जाता है, रेडज़ेल महोदय को भी माना जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर ब्लाश महोदय, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इनके बारे में हमको अच्छे से स्टडी करनी है। तो आइए हम लोग इनके बारे में जो भी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ हम ये क्लियर कर दें कि संभववाद वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि संभववाद जब भी ब्लाश की बात आती है तो संभववाद की बात ज़रूर आती है। और संभववाद में शॉर्ट में आपको अगर बता दूं तो संभववाद बेसिकली वह विचारधारा है जो कि मनुष्य को प्रकृति से ज़्यादा ऊंचा दर्जा देती है। मतलब उसके अनुसार प्रकृति एक सलाहकार से ज़्यादा मनुष्य के लिए और कुछ भी नहीं है, एक एडवाइज़र के तौर पे अपनी भूमिका निभाती है। मेन जो कंट्रोल है वो ह्यूमन के हाथों में है। तो ये ब्लाश महोदय का मानना है। ब्लाश महोदय कि अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ वो टीचिंग अगर उनकी देखें, अलग अलग वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रहे, तो उनमें इकोल नॉर्मल सुपीरियर एक बहुत ही फेमस एक शिक्षण संस्थान है फ्रांस में, वहाँ पर नांसी यूनिवर्सिटी और सार्बोन यूनिवर्सिटी,
इन 3 जगहों पर इन्होंने टीचिंग दी, मतलब कह सकते हैं प्रोफेसर रहे, पढ़ाया। और अंतिम जीवन के अंतिम समय में जो सारबोन विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ये जियोग्राफी के प्रोफेसर और HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। तो ये इनके बारे में हम लिख सकते हैं कि ये मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अभी आगे हम इनके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे कि इन 3 अलग अलग ये संस्थाओं में इन्होंने टीचिंग का काम किया। और इनके बारे में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है संभववाद की विचारधारा, जो कि मैंने अभी आपको बता दी। तो जब आप ब्लाश महोदय के बारे में लिखें तो जो इनका संभववाद का कॉन्सेप्ट है उसको आपको ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। तो शॉर्ट पे मैंने संभववाद आपको बता दिया है, और संभववाद वाला अध्याय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पश्चात एक इनका कॉन्सेप्ट और है, पेज की संकल्पना। अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि पेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हमेशा रहते हैं, पेज में और लेबेंसराम में। लेबेंसराम जो है वो राज्य का जैविक सिद्धांत है, जो कि रेडजल महोदय का है। वो राज्य को एक जीव की तरह देखते हैं, और मतलब उनका मानना है कि राज्य एक जीव की तरह है। ये पॉलिटिकल जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है रेडजल का। पेज का कॉन्सेप्ट ब्लाश महोदय का है। और कहीं कहीं जो हमारा एरियल डिफ्रेंसिएशन वाला विचार है, जो कि ये मानता है कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जियोग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, अलग अलग पर्टिकुलर एरिया की हम स्टडी करते हैं जियोग्राफी में, और हर एरिया की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ब्लाश महोदय की पेज की संकल्पना को देखते हुए बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनकी भी आस्था एरियल डिफरेंशिएशन में थी। पेज की संकल्पना बेसिकली क्या होती है? पेज में क्या होता है? पेज एक प्रकार का कह सकते हैं क्षेत्रीय इकाई है, एक प्रकार की यूनिट है, एक प्रकार का एरिया है जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए आप खुद सोचिए, समझने वाली चीज़ है, आप किसी एरिया में रह रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने दिल्ली गए और आपने रूम ले लिया कहीं पर, और दिल्ली में ही आपने यूजी की भी पढ़ाई करी, दिल्ली में ही आपने पीजी की भी पढ़ाई करी, दिल्ली में ही आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। तो कुल मिला के लगभग अगर हम पूरा ये देखें आपका, तो ऑलमोस्ट यूजी, पीजी और पीएचडी ऑलमोस्ट आपने 10 साल से अधिक वहाँ पे आपने आप रहे हो दिल्ली में। और इसमें एक चीज़ अच्छी रही कि आपने रूम नहीं चेंज किया, आप एक ही रूम में रहते चले गए। तो इससे क्या अगर होगा, ये मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जो रूम आपने लिया था उससे आपका एक आत्मिक जुड़ाव हो जाएगा। ऐसा होता है, वो तो 10 साल की बात, अगर आप 1-2 साल भी कहीं रह लेते हैं तो उससे एक आत्मिक जुड़ाव हो जाता है। भले हो सकता है वो स्थान उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी एक कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, कुछ इमोशंस, कुछ आत्मिक जुड़ाव हो जाता है उस स्थान से। और इसमें क्या होता है कि एक अंतर संबंध हो जाता है आपका उस स्थान से और उस स्थान का आपसे। इसी को इन्होंने कहा है पेज। पेज का मतलब यही है कि लोग पर्टिकुलर एक स्थान पर रहते हैं, और वो जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ उस स्थान का और उन लोगों का आपस में इतना इंटरेक्शन हो जाता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस स्थान पर अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो ये स्थान कैसा लगेगा देखने में। मतलब दोनों बिल्कुल जुड़े जाते हैं। तो वही चीज़ है, पेज, इस पर्टिकुलर एरिया को पेज कहा ब्लाश महोदय ने, और यही है पेज की संकल्पना। और पेज की संकल्पना से जुड़ी हुई एक और संकल्पना है ब्लाश महोदय की, वो है विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनरेटिवी। इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लेबेंसराम में और पेज में, और लेबेंसराम में और जेनरेटिवी में। तो लेबेंसराम बार बार हम बता रहे हैं कि जहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं कि वो रेडजल महोदय का है। कंफ्यूज अक्सर लोग इसलिए हो जाते हैं, अगर आपसे कोई कहेगा राज्य की जैविक संकल्पना, तो आपको पता होगा कि रेडजल ने कहा है, क्योंकि रेडजल ने पॉलिटिकल जियोग्राफी में काम किया है। लेकिन जब कोई उसका जर्मन वर्ड में आपसे पूछेगा तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए जो उसका वर्ड है उसको भी याद रखिए। जैसे विशिष्ट जीवन पद्धति, इसको जब हम फ्रेंच में बोलते हैं तो हम बोलते हैं जेनरेटिवी। तो विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना यही संकल्पना है। मैंने आपको बताया कि आपने कहीं रूम लिया और आप वहाँ रह रहे हैं, तो आपका जो वहाँ से जुड़ाव हो जाएगा, एक विशेष प्रकार की आपकी जीवन पद्धति हो जाएगी, एक संस्कार, एक मूल्य का
एक डेवलपमेंट होगा आपके अंदर, और यही है विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना। विशिष्ट जीवन पद्धति का मतलब है कि आपका जीवन बिल्कुल उससे जुड़ जाता है जहाँ से आप रह रहे हैं। जो मनुष्य का एक, मान लीजिए मानव का एक समुदाय है, लोगों का एक ग्रुप है, वो एक निश्चित प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है। इसको एग्जांपल्स में समझने के लिए डेली वाला एग्जांपल उतना सूटेबल नहीं रहेगा जो कि हम लोगों ने पेज वाले में समझा। इसको समझने के लिए आप ट्राइब्स को देखिए। ट्राइब्स जो जनजातियाँ होती हैं, वो पर्टिकुलर जो उनका एक एरिया है वहाँ रहते हैं। भले ही उनको वहाँ उनको आप एसी में रखिए, बढ़िया एयर कंडीशन रूम में, तो हो सकता है उनको उतना बेहतर न लगे। वो इतने सालों से ही उस प्रकार के माहौल में रहते चले आए हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में, वनों में, उनको वहीं अच्छा लगेगा। तो इसी का मतलब है कि उनकी जो जीवन की पद्धति है वो उसी तरीके की हो गई है, क्योंकि उसी पर्यावरण से उन्होंने एक प्रकार से समायोजन कर लिया है। जो उनका आसपास का वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उनमें एक रिलेशनशिप सा हो गया है। और यही है विशिष्ट जीवन पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है, या जनरेटिव की विचारधारा। मतलब कि पर्टिकुलर, अगर इसको समझने के लिए ट्राइब्स को आपको समझना होगा, और किसी एग्जांपल से उतना आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्राइब्स को अगर आप देखें तो ट्राइब्स जिस एरिया में रहते हैं उससे उनका एक विशेष प्रकार की उनकी जीवन पद्धति हो जाती है। और अगर वहाँ से आप उनको हटा देंगे तो भले आप उनको कितनी भी फैसिलिटीज़ दे दें, सुख सुविधा दे दें, वो उनको उसी क्षेत्रों में अच्छा लगेगा जो फॉरेस्ट एरियाज़ है वहाँ पर। तो ये जनरेटिव की विचारधारा है, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये जो जनरेटिव का कॉन्सेप्ट है और जो पेज का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जल्दी बुक में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो नहीं पाते हैं, क्योंकि बुक्स में इसको अच्छे एग्जांपल्स दे के कहीं पर भी नहीं समझाया जाता है। टफ़ वर्ड्स में समझा दिया जाता है और वो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है। इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, इसको जब हम किसी ऐसे एग्जांपल से रिलेट करेंगे जो हमारे आसपास के एग्जांपल्स हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो ये इनके बारे में दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, दो नहीं तीन। इसीलिए कभी कभी जैसे मैंने भी जब एक बार हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट का एग्ज़ाम दिया था, तो ब्लाश महोदय पे सीधे सीधे लंबा क्वेश्चन आ गया था। तो जनरली तो मैंने आपको बताया था जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में कि जनरली जियोग्राफर्स पे जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे थॉट, मतलब पूरे के पूरे स्कूल ऑफ थॉट को लेते हुए आएंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने 5-6 जियोग्राफर्स के बारे में स्टडी कर रखी है तो फिर हो जाएगा आपका। लेकिन मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ कि सीधे डायरेक्टली ब्लाश महोदय पे लॉन्ग आंसर आया था। तो इस प्रकार के जो हमारे कुछ बड़े जियोग्राफर्स हैं उन पर लॉन्ग आ जाते हैं कभी कभी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारे बड़े जियोग्राफर्स हैं उनको हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि उनमें आपको मैटर की कभी कमी नहीं मिलेगी। जैसे कि अब ब्लाश महोदय का है, तो ब्लाश महोदय में आपको 3 बड़ी चीज़ें मिल गई। ब्लाश महोदय को बताने के लिए आपको संभवात को बताना पड़ेगा, ब्लाश महोदय को बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा पेज की संकल्पना, और ब्लाश महोदय को बताने के लिए आपको विशिष्ट जीवन पद्धति जनरेटिव की विचारधारा को बताना पड़ेगा। तो ये 3 बातें आपको ब्लाश महोदय को अगर आपको डिफ़ाइन करना है, अच्छे से लंबा आंसर लिखना है, तो अगर आप इन तीनों पे, मुझे उम्मीद है कि 70-80 वर्ड्स तो लिख ही लेंगे जितना कि मैंने समझाया है, तो आसानी से आप ठीक ठाक एक लॉन्ग आंसर इनके बारे में लिख देंगे। और अभी तो ये ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी हमको इनकी बुक्स देखनी है, और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये चीज़ें आप बुक्स से देख लीजिएगा। जनरली ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर याद हो सके तो याद कर लीजिएगा जन्म कहाँ हुआ था, और बाकी कहाँ कहाँ ये प्रोफेसर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कुछ हमारे बड़े जियोग्राफर्स हैं, जैसे ब्लाश हो गए, हमबोल्ट हैं, रीटर हैं, हालांकि हमबोल्ट रीटर पे तो हम लोग बहुत डिटेल में बात किए थे, तो लास्ट में मैं कुछ जियोग्राफर्स की ऐसी लिस्ट बना दूंगा जिनको कि आप स्पेशल पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे फेमस जियोग्राफर्स हैं पर्टिकुलर, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं अलग से, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी और इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े जियोग्राफर्स हैं जिनके बारे में बुक्स में मैटर अवेलेबल है, उन्हीं पे लॉन्ग आंसर आएगा पर्टिकुलर, बाकी पे पूरा मिला के ही आएगा कि आप स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताइए तो आप सबके बारे में बता देंगे। तो ये कुछ मेन हमारे जियोग्राफर्स हैं, इनके आइए हम लोग बुक्स देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिटेलिंग कर ली इनके मैटर पर, अब इनकी बुक्स हम लोग को देखनी है। बुक्स में अगर हम इनकी बुक्स देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट
यूरोप के राज्य और राष्ट्र, यूरोप की मानचित्रावली, फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल और मानव भूगोल के सिद्धांत। ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और बगल में मैंने इनका जो फ्रांस या फ्रांसीसी लैंग्वेज फ्रेंच में जो इनका नाम है, जो शीर्षक है, वो भी लिख दिया है, जिससे कहीं अगर लिखा रहे टेबुले डी ला जियोग्राफी डी ला फ्रांस, तो आप समझ सकें कि वो फ्रांस का भूगोल है। तो ये हिंदी नाम भी है और साथ में फ्रेंच नाम भी है, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक इनकी इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन भी है, जिसको इन्होंने खुद स्थापित भी किया और स्टार्टिंग में पब्लिश भी किया 1891 में, एनल्स डी जियोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है। तो इनके बारे में फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, एक मैगज़ीन भी हम लोगों ने देखी, और जो इनकी इम्पॉर्टेंट बातें थी सभी वो सारे हम लोगों ने देख लिया। और फिलहाल इनके बारे में अब इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं करेंगे, इतना सफिशिएंट है। अब अगले जो हमारे जियोग्राफर्स हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऑलमोस्ट हमको बहुत सारे विद्वान मिलेंगे जो इन्हीं के शिष्य हैं। तो अगले जो हमारे विद्वान हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं, फेमस फ्रेंच जियोग्राफर जीन ब्रूनश। जीन ब्रूनश, इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि ये ब्लाश के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। और जब ब्लाश प्रोफेसर थे इकोल नॉर्मल सुपीरियर में, तो इस समय ये वहाँ पर स्टूडेंट थे। तो उसके पश्चात वहाँ पर स्टडी करने के बाद अगर इनकी हम टीचिंग कैरियर को देखें इनके, तो ये स्विट्ज़रलैंड के फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। और ये कॉलेज डी फ्रांस, अपने जीवन के अंतिम समय में कॉलेज डी फ्रांस में ये ह्यूमन जियोग्राफी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तो अपने टीचिंग कैरियर में मेनली इन दो शिक्षण संस्थानों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फ्रेंच जियोग्राफर माने जाते हैं। और इनके बारे में अगर, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, और इनके बारे में जो मेन बात है कि किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, तो उसमें जनरली तो हम जानते हैं कि ये फ्रेंच जियोग्राफर हैं। तो अगर आपको इनके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये संभववाद के समर्थक थे। इसके साथ ही साथ जो हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत है, पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों के भी ये समर्थक थे। अब ये सारे सिद्धांत क्या हैं, हम इनकी डिटेलिंग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन 3 सिद्धांतों पे हमारे लेक्चर वहाँ पर उपलब्ध है हमारे चैनल पे। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत और क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत, ये मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे इसमें, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनमें हम क्रियाशीलता के सिद्धांत को मानते हैं, पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानते हैं, और क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत या एरियल डिफरेंशिएशन को मानते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंच है या कोई जर्मन है तो ये फ्रेंच विचारधारा है। डिटर्मिनिज्म में और पॉसिबिलिज्म में तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ह्यूमन जियोग्राफी के, ये ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे जो जियोग्राफर्स हैं वो इसको मानते हैं। तो इनमें ये ब्रूनश महोदय भी हैं, ब्लाश भी हैं, ये सभी लोग जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है और जो हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या चेंज, परिवर्तन या क्रियाशीलता वाला सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों के ये लोग भी समर्थक हैं। तो ये कुछ जो मूलभूत सिद्धांत हैं ये कॉमन है, जिनको ऑलमोस्ट सभी जियोग्राफर्स इम्पोर्टेंस देते हैं। अब इनके बारे में जो जानने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि इन्होंने मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी जो अपनी बातें बताई हैं, वो मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम सॉइल, जो भी हमारी रोड्स बनती हैं, जो घर बनते हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी के ऊपर ही बनते हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो इसको इन्होंने कहा है अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल पे बात की है, तो वो बात की है जीन ब्रूनश महोदय ने। इसके बाद फैक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कंक्वेस्ट, पौधों और पशुओं पर विजय से संबंधी इन्होंने बातें बताई हैं। इन्होंने बताया है कि कृषि अर्थात एग्रीकल्चर और पशुपालन, इन दो चीज़ों को क्रमशः प्राकृतिक वनस्पतियों तथा जंगली पशुओं पर मनुष्य की विजय का इन्होंने प्रतीक माना है। मतलब कि अगर हम पशुपालन को देखें तो वो भी एक तरीके से ऐसा है कि मनुष्य ने विजय पा ली है पशुओं पे, और एग्रीकल्चर में भी यही चीज़ है।
इसके बाद थर्ड जो इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी और रॉबर इकोनॉमी। तो अक्सर पूछा जा सकता है कि रॉबर इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लंडर, रॉबर इकोनॉमी को हिंदी में कहेंगे लुटेरी अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक प्लंडर है आर्थिक लूट। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ब्रूंश महोदय के ही दिए हुए हैं, और इसमें बेसिकली उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आज की जो हमारी इकोनॉमी है वो, उसमें बेसिकली क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका विदोहन हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो हमारे समाप्त भी हो रहे हैं। तो इसको इन्होंने कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जो इकोनॉमी है इसको इन्होंने डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी या डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी कहा है। और ये कहते हैं कि खनिज भंडार और जो पौधों एवं पशुओं का अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध शोषण ह्यूमन मनुष्य कर रहा है, और जबकि जो ये विनाश होगा इसकी जल्दी से भरपाई हो नहीं पाएगी, और इसीलिए इस प्रकार की जो हमारी इकोनॉमी है उसको इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी की संज्ञा प्रदान की है। तो ये जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, प्लांट एंड एनिमल कंक्वेस्ट और डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक प्लंडर और रॉबर इकोनॉमी, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये ब्रूंश महोदय ने बताई हैं। तो इनके बारे में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि जनरली इन पे लॉन्ग नहीं आएगा कभी भी सीधे सीधे। तो अगर आपको इनके बारे में 50 वर्ड्स लिखने हैं तो इतना सफिशिएंट है। अब आइए हम लोग इनके बारे में इम्पोर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है मानव भूगोल, और इसके पश्चात फ्रांस का सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल, फ्रांस का राजनीतिक एवं परिवहन भूगोल, और इतिहास का भूगोल। ये 3 इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, और इतना इनके बारे में पर्याप्त होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले जियोग्राफर हैं वो भी ब्लाश महोदय के ही शिष्य हैं, डिमांजिया। हमारे अगले जो जियोग्राफर हैं इम्पोर्टेंट, उनमें अल्बर्ट डिमांजिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी ब्लाश महोदय के बहुत ही ये प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। और बेसिकली इकोल नॉर्मल सुपीरियर जहाँ पर स्टडी की थी ब्रूंश महोदय ने, वहीं पर इन्होंने भी स्टडी की थी, और उसमें ब्लाश वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो उन्हीं के निर्देशन में इन्होंने अपना पूरी की पूरी पढ़ाई वहाँ पे की, स्टडी की, और बेसिकली हिस्ट्री और जियोग्राफी सब्जेक्ट्स में इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद अगर हम टीचिंग कैरियर को देखें तो लीले यूनिवर्सिटी में और सारबोन यूनिवर्सिटी, 2 विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, लीले और सारबोन। इनके बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट बातों को देखें तो इन्होंने उन सभी बातों का समर्थन किया है जो कि ब्लाश महोदय ने जो भी बातें बताई, जैसे संभववाद हो गया, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, पेज की संकल्पना, जितनी भी बातें ब्लाश महोदय ने बताई हैं उन सभी के ये समर्थक थे, क्योंकि ये उन्हीं के शिष्य थे। और इनके संबंध में अगर हम और बातों को देखें तो इन्होंने अपर्दन चक्र से संबंधित बातें भी बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मेनली इनके बारे में यही जानकारियाँ उपलब्ध हैं कि उन्होंने यातायात भूगोल और जनसंख्या, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र इत्यादि टॉपिक्स पर भी अपने लेख लिखे थे। और अब हम लोग देख लेते हैं इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स। फ्रेंड्स, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ जियोग्राफर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जिन्होंने कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं दिया। जब जैसे ब्लाश महोदय का है, ब्लाश महोदय ने 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स दिए थे। तो ये कुछ विद्वान है जैसे डिमांजिया, काम इन्होंने भी किया, बुक्स लिखी, बट कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं दिया, कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। तो उनमें थोड़ी से मैटर की कमी आपको मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी इन पे प्रश्न आएंगे तो एक साथ आएंगे, बहुत सारे जियोग्राफर्स को लेते हुए आएंगे। तो इनके बारे में आपको सिर्फ 50 वर्ड्स तक का मैटर तैयार करना है, ठीक है। और उतना मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने बताया है उतने में आप इतना मैटर तो ज़रूर तैयार कर लेंगे। और अभी तो हम लोग को बुक्स भी देखनी है। बुक्स इनकी कुछ इंपॉर्टेंट है। पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बुक को देखते हुए इन्होंने सारबोन यूनिवर्सिटी में जो ये प्रोफेसर बने थे, तो वो इस बुक के फेमस होने के कारण ही बने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। इसके बाद औपनिवेशिक भूगोल, कॉलोनियल जियोग्राफी,
पेरिस नगर का अध्ययन द स्टडी ऑफ पेरिस सिटी, और मानव भूगोल की समस्याएं प्रॉब्लम्स डी जियोग्राफी ह्यूमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिमांजिया की सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है मानव भूगोल की समस्याएं, हो सकता है ये कभी भी पूछी भी जा सकती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। डिमांजिया की मोस्ट फेमस बुक सबसे इम्पोर्टेंट, एक पिकार्डी वाली इम्पोर्टेंट है, और दूसरी ये बुक जो है मानव भूगोल की समस्याएं। और इसके पश्चात आखिरी बुक है इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का आर्थिक भूगोल, जो कि ये इनकी कह सकते हैं लास्ट बुक है, और ये बुक उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात जो हमारे आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोग्राफर हैं, आखिरी तो नहीं है, अभी हमको और भी कुछ पढ़ना है, लेकिन मेन जियोग्राफर्स में जो हमारे आखिरी जियोग्राफर आज के हैं वो हैं इमानुएल डी मार्तोन। इमानुएल डी मार्तोन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्लाश महोदय के शिष्य भी थे और उनके दामाद भी थे, तो ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है। और मुझे लग रहा है आप इनके बारे में आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये शिष्य भी थे और दामाद भी थे ब्लाश के। और जब भी फ्रांस के भूगोल की बात आती है तो ब्लाश महोदय के बाद अगर किसी विद्वान का नाम लिया जाता है तो वो है इमानुएल डी मार्तोन। इमानुएल डी मार्तोन का सबसे बड़ा जो योगदान वो ये है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े जगह पर, ये प्रोफेसर है, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका काम है कि जब ब्लाश महोदय की मृत्यु हो गई तो उनके द्वारा जो लिखी गई सामग्री थी उसको संग्रहित करने का काम, और जो उनकी बुक थी, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो कि उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी ब्लाश महोदय की, मानव भूगोल के सिद्धांत, इसको इन्होंने ये सभी के सामने लेके आए, इसको पब्लिश किया इस बुक को। तो ये इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योगदान है कि जब 1918 में जब मृत्यु हो गई ब्लाश महोदय की, तो उसके पश्चात जो भी उनके वर्क्स थे उनको एकत्रित किया और एक बुक के रूप में जो उनकी बुक हमारे सामने आती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब भी ब्लाश की बुक की बात होती है तो मानव भूगोल के जो सिद्धांत वाली बुक है उनकी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो बुक उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी और उसमें बहुत बड़ा योगदान था इमानुएल डी मार्तोन महोदय का। अगर हम इनके टीचिंग करियर को देखें तो ये सबसे पहले रेनेस यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, इसके पश्चात लियोन्स यूनिवर्सिटी में, और फिर थर्ड जो ये नियुक्त हुए और जहाँ पर इन्होंने लास्ट में ये HOD भी बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने, और फाइनली अपने जीवन के अंतिम समय तक ये वहीं पर कार्य करते रहे, वो है सारबोन यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली 3 इन स्थानों पर इन्होंने अपना टीचिंग का काम किया, फर्स्ट रेनेस यूनिवर्सिटी, सेकंड लियोन्स और थर्ड सारबोन यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, जो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसको बताने का सिर्फ ये मतलब है कि आप थोड़ा इससे रिलेट कर पाएँ। इन स्थानों को आप नेट पे सर्च करिएगा कि सारबोन यूनिवर्सिटी कहाँ है, सारबोन शहर कहाँ है, सारबोन कौन सा स्थान है, और लियोन्स यूनिवर्सिटी कहाँ है। लियोन्स आपको मिलेगा मैप में जब आप देखेंगे, तो इससे आप नेट पे इसको सर्च करिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। अगर याद हो जाता है कि कौन कहाँ पर था प्रोफेसर तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप उसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। और मेन जो बात है वो जो उन्होंने काम किया है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेन फोकस बुक्स पे करिएगा। जन्म कब हुआ, कहाँ प्रोफेसर थे, कहाँ, ये चीज़ें दूसरी हैं, ये सेकेंडरी हैं, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो फोकस होगा आपका वो किसी विद्वान की बुक और उनके जो वर्क्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ये जो चीज़ें हैं ये उसके बाद आती हैं, इम्पोर्टेंट ये भी हैं, लेकिन मेन आपका फोकस जो होना चाहिए वो उनकी बुक्स पे होना चाहिए और उनके कार्यों पे होना चाहिए। तो ये इन स्थानों पे प्रोफेसर रहे, और इक्वल नॉर्मल सुपीरियर यहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो इक्वल नॉर्मल सुपीरियर का नाम बहुत बार आएगा, और बेसिकली अभी तक हम जितने भी जियोग्राफर्स को देख रहे हैं, ब्रूंस, डिमांजिया, मार्तोने अब हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी ने कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग नहीं, अपनी जो स्टडी की वो इक्वल नॉर्मल सुपीरियर शिक्षण संस्थान में की। और अब मुझे उम्मीद है कि अब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, अब आप जाके सर्च करेंगे कि बेसिकली ये कहाँ पर है, कैसा है, कहाँ क्या है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई इसी शिक्षण संस्थान से की है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है फ्रांस में। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में 1938 से 44 तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ है उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे। और अब हम लोग देखते हैं इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स।
वैलाशिया का प्रादेशिक भूगोल, कार्पेंथियन का भौतिक भूगोल के लक्षण, मध्य यूरोप, फ्रांस का भौतिक भूगोल, फ्रांस का एटलस। ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और इनके बारे में इतना सफिशिएंट होगा हम लोगों ने, काफ़ी जितना हम लोगों को जानना ज़रूरी है उतना हम लोगों ने इनके बारे में देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले जियोग्राफर्स की लिस्ट है वो जो हमारे जियोग्राफर्स हैं वो उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, बस हमें उनके नामों से परिचित होना है। ऐसे ही मैंने आपको जर्मन वाले में भी बताया था कि कुछ हमारे आखिरी के 5 जियोग्राफर्स थे जो उतने इम्पोर्टेंट हमारे नहीं है, बस उनके बारे में हमें जानना है, कुछ उनके इम्पोर्टेंट काम है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें करनी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है राउल ब्लांशार का। राउल ब्लांशार, इनके बारे में सिर्फ इतनी आपको बातें जाननी है कि ये भी ब्लाश के से थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन जियोग्राफर माने जाते हैं। और इनका जो कार्य है मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन जियोग्राफी, नगरीय भूगोल का विधि तंत्र। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नगरीय भूगोल का विधि तंत्र नामक पुस्तक किसकी है, तो ये राउल ब्लांशार महोदय की है। इसके बाद जो अगला एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो है एंड्री सीगफ्रीड। एंड्री सीगफ्रीड, ये इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड्री सीगफ्रीड को निर्वाचन भूगोल इलेक्टोरल जियोग्राफी का जनक माना जाता है। जब आप पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल जियोग्राफी में ही एक उसकी कह सकते हैं ब्रांच है इलेक्टोरल जियोग्राफी, निर्वाचन भूगोल। और निर्वाचन भूगोल जो है उसके जनक माने जाते हैं एंड्री सीगफ्रीड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हुआ कि हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्टोरल जियोग्राफी, तो आप बताएंगे एंड्री सीगफ्रीड, फादर ऑफ इलेक्टोरल जियोग्राफी। बेसिकली इलेक्टोरल जियोग्राफी होता क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट दूँ तो जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई एरिया है, आपको बिहेवियरलिज्म वाला चैप्टर याद होगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया है मेंटल मैप, कॉग्निशन, परसेप्शन, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर उसके बारे में ज्ञान है और इसको लेके आप फिर क्या डिसीजन अपना बना रहे हैं। तो उसका एक क्रम होता है कॉग्निशन, मतलब आपके अंदर क्या ज्ञान है, फिर परसेप्शन, मेंटल मैप, फिर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये चीज़ें हम लोग बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद में पढ़ चुके हैं। निर्वाचन भूगोल में बेसिकली क्या होता है कि कहीं अगर मान लीजिए मतदान हो रहा है चुनाव में, तो जो वहाँ की जनता है वो क्या सोच रही है, क्या उसके विचार हैं, इस प्रकार की चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस मैंने आपको हिंट दे दिया, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि निर्वाचन भूगोल क्या होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि बेसिकली चुनाव के समय जो हमारे मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो कुछ इस प्रकार की बातें इसमें होती हैं। बेसिकली टोटली ये चुनाव से संबंधित चीज़ है, थोड़ी अलग टाइप की ब्रांच है और ये इसके फादर माने जाते हैं। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नाम आता है जीन गॉटमैन का। जीन गॉटमैन को आपने सुना होगा। जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस का जो विचार है, बोस्टन से वॉशिंगटन तक, उत्तरी पूर्वी तट पर एक शहर है बोस्टन यूएसए में, और वहाँ से लेकर वॉशिंगटन के थोड़ा साउथ तक लगभग 1000 किलोमीटर लंबे एरिया के लिए इन्होंने मेगालोपोलिस टर्म का यूज़ किया। और अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने सबसे पहले मेगालोपोलिस के बारे में बताया, तो जीन गॉटमैन आप बताते हैं। तो ये मैंने बस थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया कि इन जियोग्राफर्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में ज़्यादा मैटर तो आपको नहीं लिखना है, लेकिन जो मेन चीज़ें बस उसको ध्यान में आप दिए रहिएगा, क्योंकि लॉन्ग में तो आप इनको नहीं शामिल कर पाएँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे 5-6 बड़े बड़े जियोग्राफर्स हैं। लेकिन अगर कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जैसे मेगालोपोलिस या अभी एंड्री सीगफ्रीड वाला हमने देखा, तो इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसलिए मैंने इन जो हमारे ये छोटा जो मैटर है, जो हमारी ये सब जियोग्राफर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा मैटर अवेलेबल नहीं भी है, उनके बारे में भी हम जो मेन फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट का ये अध्याय हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने जो हमारे सभी प्रमुख इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं उनकी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। और इसमें आपको बस एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि जो अभी मैंने लास्ट में आपको बताया, ब्लांशार, जीन गॉटमैन, एंड्री सीगफ्रीड, इन सभी विद्वानों के बारे में आपको बस उतना ही जितना मैंने बताया उतना ही आपको ध्यान में रखना है। और बाकी मेन जो फोकस आपका होगा वो ब्लाश, ब्रूंश, डिमांजिया, मार्तोन,
ये जो हमारे 4 बड़े जियोग्राफर्स हैं इन पे मेन फोकस आपका होगा, क्योंकि ये वहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं। और जो मैंने सबसे पहला जियोग्राफर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, एलिसी रेकलस को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये आंसर लिखेंगे और एलिसी रेकलस से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो सीधे ब्लाश पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एलिसी रेकलस के बारे में बहुत मत लिखिएगा, लेकिन अगर आप एलिसी रेकलस के बारे में 20, 25, 30, 35 थोड़ा सा भी लिख देंगे वर्ड्स में, ये बस स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ एलिसी रेकलस पे लिख देंगे, तो टीचर को भी लगेगा कि आपने काफ़ी डिटेल में स्टडी की, आप सिर्फ ब्लाश के बारे में नहीं जानते हैं बट उनके पहले की भी जो जियोग्राफर्स हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं। तो इसलिए इस आंसर को लिखते समय एक इंट्रोडक्शन लिखिएगा, जहाँ पर आप बताएंगे कि कैसे कैसे फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ और उपनिवेश स्थापित करने के लिए फ्रांस की हार हो गई थी, फिर उपनिवेश स्थापित करने के लिए जियोग्राफर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, जियोग्राफर्स को महत्व दिया जाने लगा और फिर जियोग्राफी का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट फ्रांस में होने लगा। 1870 से 71 की ये बात है। तो इस बात को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जो बुक्स में पढ़ेगा, जो नॉर्मल पढ़ेगा वो नहीं लिखेगा, जो डिटेल में पढ़ेगा वही ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी। फिर आप स्टार्टिंग करेंगे रेकलस से, रेकलस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आप आ जाएंगे ब्लाश पे। ब्लाश के बारे में जो उनके 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताएंगे और सबसे ज़्यादा लंबा ब्लाश के बारे में लिखेंगे। फिर ब्रुंश के बारे में बताइए, डिमांजिया के बारे में बताइए, मार्तोन के बारे में बताइए। और अगर समय बचता है तो ब्लांशार, गॉटमैन और सिगफ्रीड को भी ऐड कर सकते हैं। नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, मेन फोकस आपका जो हमारे मेन 5 जियोग्राफर्स हैं इन्हीं पर ही होगा। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अब जो हमारा अगला अध्याय होगा वो हम किसी अगले स्कूल ऑफ थॉट पे बात करेंगे, मे बी ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट या अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, देखते हैं, किसी पर भी हम बात कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।